जय सद्गुरुदेव। आज के इस वीडियो में हम एस्ट्रोलॉजी के कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। जैसा कि मैंने कहा था पूर्व में कि हम पंचांग से पहले या ज्योतिष के आगे जो वीडियोस हैं उनको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे, क्योंकि ये जरूरी हैं और आगे जितने भी वीडियोस हैं उनको समझने के लिए ये आपको हेल्प करेंगे। वैसे तो मेरे मन में ये था कि मैं वो सारे जितने भी टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने टॉपिक कवर किया है अस्त ग्रह और बाकी सब, ये आपको पढ़ा दूं एक एक करके। लेकिन फिर कुछ लोगों के मैसेजेस मुझे आए और मुझे भी लगा कि जो लोग पहले से एस्ट्रोलॉजी में हैं वही समझ पा रहे हैं। जो नए लोग जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैंने ये बेसिक चीजें उन लोगों के लिए कवर की हैं जो नए हैं और वो आगे के वीडियोस को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि ये बहुत बेसिक हैं, बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आपने आग्रह किया तो मैं आप सबका आग्रह मैं मना नहीं कर सका और आप सबके आग्रह पर ये वीडियो जो है ये ज्योतिष के उन बेसिक चीजों पर होगा जो आने वाले वीडियोस में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो 3 चीजों पर बेस्ड होगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला जो है वो है 12 राशि और उनके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो आया था राहु केतु, अगर आपने नहीं देखा हो आप देख लीजिए। उसमें मैंने राशियों के स्वामित्व के बारे में बताया था। लेकिन आज इस वीडियो में राशियों के स्वभाव के बारे में, उनके तत्वों के बारे में, और हाँ उसे एक बार फिर से कवर कर लेंगे। 12 राशि और उनके जितने भी रिलेटेड स्वामित्व है, मूल त्रिकोण राशियां इत्यादि। दूसरा, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दूसरे नंबर पे कि वचक्र और वारा भाव, क्योंकि वचक्र को जितने 360 डिग्री में और जितने नक्षत्र इत्यादि में कवर किया गया है उसका थोड़ा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। तीसरे में आप देख पा रहे होंगे एक टाइम का एक मापदंड होता एस्ट्रोलॉजी में। आप नॉर्मली टाइम को घंटे में, मिनट में इसमें मापते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में इसका एक अलग मुहूर्त का, योग का, या जितने भी ये हैं उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। 12 राशियां। तो 12 राशियों में हम पहले जानेंगे कि ये 12 राशियां हैं कौन कौन सी। देखिए उससे पहले कुछ चीजें, पूरे भचक्र को 27 नक्षत्रों में बांटा गया है और उनमें से भी उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 12 राशि। मतलब 12 राशि, पूरे भचक्र 360 डिग्री को 12 राशियों में बांटा गया है। लगभग एक राशि 30 डिग्री का हुआ। मैं लगभग इसलिए कह रहा हूँ कि वैदिक ज्योतिष में 30 डिग्री पूरा एक्यूरेट लिया जाता है, लेकिन जहाँ बात केपी एस्ट्रोलॉजी की आती है तो आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि कुछ राशियां दीर्घ हैं, 30 डिग्री से भी ज्यादा हैं, और कुछ राशियां हैं जो 30 डिग्री से भी कम हैं। लेकिन हम उतने डिटेल्स में नहीं जाते। वो भावचलित का जब कॉन्सेप्ट यूज होता है तो केपी एस्ट्रोलॉजी में उसे मिड पॉइंट से लिया जाता है। वो एक अलग टेक्निक है। हम ये मान लेते हैं कि हर राशि 30 डिग्री की ही है। तो 12 राशि हैं और 30, एक राशि 30 डिग्री का मतलब 12 × 30 = 360। और ये 12 राशियां हैं। मेष पहली राशि है 1, दूसरे मतलब 2 वृष, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5th सिंह, 6th कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक, 9 धनु, 10 मकर, 11 कुंभ और 12 मीन। मेष राशि जो है वो मंगल का है। उसके जो मतलब आधिपत्य है मेष राशि का वो मंगल है। वैसे वृष जो है वो शुक्र का है, मिथुन बुध का है, कर्क चंद्रमा का है, सिंह सूर्य का है, कन्या बुध का है, तुला शुक्र का है, वृश्चिक जो है वो मंगल का है, धनु गुरु का है, मकर शनि का है, कुंभ भी शनि का है और मीन गुरु का है। तो आपके मन में ये एक सवाल उठ सकता है कि राहु केतु कहाँ है। तो राहु केतु को छाया ग्रह लिया गया है, लेकिन उनका असर इस कलयुग में इन ग्रहों से भी ज्यादा है, उनका प्रभाव। लेकिन वैदिक ज्योतिष में 7 ग्रह हैं और राहु केतु को छाया ग्रह लिया गया है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था राहु केतु के ऊपर, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, उससे आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मेष में सूर्य उच्च के होते हैं और शनि नीच के। वैसे ही वृषभ में चंद्र उच्च के होते हैं। मिथुन में कोई उच्च का नहीं होता या कोई नीच का होता है। कर्क में गुरु उच्च के होते हैं और मंगल नीच का। सिंह में भी वैसा ही हाल है, ना कोई उच्च होता है ना कोई नीच। कन्या में बुध उच्च के होते हैं और शुक्र नीच के। तुला में शनि उच्च के होते हैं और सूर्य नीच के। वैसे ही वृश्चिक में चंद्र नीच के होते हैं और कोई उच्च का नहीं होता। धनु में ना कोई उच्च होता है ना कोई नीच। मकर में मंगल उच्च के होते हैं और गुरु नीच का होता है। और कुंभ में ना कोई उच्च का ना कोई नीच का। और मीन में जो है
वो शुक्र उच्च होते हैं और बुध नीच का होता है। तो आप इन सारी चीजों को ध्यान रखिए। देखिए एक चीज और है, मूल त्रिकोण राशि। इसका मतलब कि उन ग्रहों की कुछ एक फेवरेट मतलब अपनी पसंदीदा जगह है जहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि बुध की कन्या, शुक्र की तुला और फिर बृहस्पति की जो है वो धनु, शनि का कुंभ, मंगल का मेष और चंद्र का वृष। ये उनकी मूल त्रिकोण राशियां हैं, आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हम पढ़ चुके थे, अब आगे जो हम नहीं पढ़े ये नया वो चीज पढ़ते हैं। देखिए राशियों को चर, स्थिर और द्विस्वभाव, इन 3 स्वभावों में बांटा गया है। चर मतलब जो स्थिर नहीं रह सकता, जो चलायमान है हमेशा, जो गतिशील है, मतलब जो स्थिर नहीं है वो चर। और स्थिर कुछ राशियां हैं जिनकी ऊर्जा एक बहुत ही स्थिर और वन डायमेंशनल है, और कुछ हैं द्विस्वभाव जो चर भी हैं और स्थिर भी हैं, वो डिपेंड करते हैं चार्ट पर। तो इन राशियों को 12 राशियों को इन 3 भाव या स्वभाव में बांटा गया है। जो स्थिर राशियां हैं वो हैं वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये स्थिर राशियां हैं। और जो चर राशियां हैं वो है मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चर राशियां हैं। और जो द्विस्वभाव राशियां हैं वो है मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये स्थिर, चर और द्विस्वभाव राशियां हैं। 12 राशियां हैं और इन तीनों स्वभाव में इनको बांटा गया है। और वैसे ही जैसे इनको 3 स्वभाव में बांटा गया है, वैसे 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। आप फिर से ध्यान दीजिए, 12 राशियों को 4 तत्वों में बांटा गया है। और ये 4 तत्व जो हैं वो हैं अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी तत्व। और अग्नि तत्व के जो राशियां हैं वो हैं मेष, सिंह और धनु। आप इसका ध्यान रखिएगा, अग्नि तत्व की राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व की राशियां हैं मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व की राशियां हैं कर्क, मीन और वृश्चिक। अगर आपने इन राशियों को अच्छे से सुना और ध्यान दिया होगा तो आप एक चीज गौर कीजिएगा कि जो अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, उसके बाद जो वायु और जल तत्व है, अगर इसे हम क्रमागत से लें तो पहली राशि कालपुरुष की कुंडली में कौन सी है? वो है मेष। मेष राशि अग्नि तत्व से जाता है। वैसे ही दूसरा वृषभ वो पृथ्वी से आता है। तीसरा जो है मिथुन वो वायु से आता है। और चौथा जो है वो जल तत्व से, कर्क से। वैसे ही 1, 2, 3, 4 हो गए क्रमागत तरीके से। जहाँ कर्क खत्म हो गया फिर 5वीं राशि आई सिंह, वो फिर से अग्नि से स्टार्ट होगा। फिर मतलब छठी राशि जो है वो कन्या, फिर वो पृथ्वी तत्व से स्टार्ट होगा। ऐसे ही एक सीरियल पैटर्न है जो कि रोटेट हो रहा है। आप अगर ध्यान दे तो इसे आप समझ सकते हैं 1, 5, 9, 2, 6, 10 ऐसे करके आप इनको ध्यान में क्रमागत तरीके से अपने मानस में बिठा सकते हैं। आपको इजी होगा मेमोराइज करने के लिए। ठीक है, अब हम राशियों के बारे में इतना समझ लिया, अब हम चलते हैं भाव के ऊपर। देखिए राशियों को जहाँ 360 डिग्री भचक्र में बांटा गया है और नक्षत्र को, वैसे ही पूरे भचक्र को एक स्थिर रूप से 12 भावों में डिवाइड किया गया है जो जीवन के 12 क्षेत्रों को दर्शाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारे पूर्वजों ने इसे डिवाइड किया था। पराशर ऋषि और जितने भी ज्योतिषी हुए उन सब ने एक ही स्वर में इसको स्वीकार किया है और माना है। तो आपके स्क्रीन पर ये चीज जो फ्लैश हो रही है, ये नॉर्थ इंडियन जो चार्ट है वो उसका पैटर्न आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। जहां पर लग्न लिखा है वो हमेशा लग्न वही रहेगा। लग्न का मतलब ये है कि आपके जन्म के टाइम में, जब आपका जन्म हुआ तो पूर्व क्षितिज में जो लग्न या जो राशि उदित हो रही थी वो आपका लग्न है, मतलब आप स्वयं है। और उसके बाद जो चीजें, ये कालपुरुष की कुंडली है तो इसमें 1 लिखा गया है। आप हमेशा इसे 1 कैलकुलेट मत कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली जो कालपुरुष की कुंडली होती वो मेष को ही लगन लिया जाता। लेकिन मान लीजिए किसी का जन्म रात के 12 बजे हुआ और उस समय क्षितिज में मिथुन राशि उदित हो रही थी, तो लग्न में 3 लिखा जाएगा, यानी मिथुन राशि आएगी। तो ऐसे ही किसी का जन्म रात के 2 बजे हुआ, उसमें कर्क जो है, कर्क लगन हो रहा था, तो उसमें 4 लिखा जाएगा, उसका लगन कर्क होगा। तो इस तरीके से आप हर टाइम में ये मत मानिएगा कि मेष राशि ही आएगी। तो लग्न चेंज होते रहता है आपके जन्म के हिसाब से, तो आप समझ गए होंगे। और दूसरा 12 भाव हैं। जो 12 भाव हैं ये किसी ना किसी जीवन के क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं और
हम ये देखते हैं कि ग्रह या उनका नक्षत्रों का इन 12 भाव के साथ सामंजस्य कैसा है, उसके हिसाब से फलित होता। जैसे कि मैं बहुत ब्रीफली कहूँ अगर यहाँ पे, तो पहला भाव शरीर का यानी तनु भाव कहा गया है। पहले भाव से आपके मस्तिष्क का, आपके शरीर या आपके मस्तिष्क के ऊपरी हिस्से का, आपके रूप का इत्यादि का पहले भाव से पता चलता है। दूसरा भाव धन भाव कहा गया है, कुटुंब भाव कहा गया है, वाणी भाव कहा गया है। तीसरा भातृ भाव कहा गया है या विक्रम भाव भी इसे कहा जाता है, ये आपके पराक्रम को दर्शाता है। चौथा भाव जो है वो घर का, सुख का, वाहन का इत्यादि का कारक है, हृदय का भी कारक है और माता का भी कारक है। और पांचवा भाव संतान, शिक्षा, देवता और मंत्री और कहीं ना कहीं ये पूर्व जन्म का भी कारक है। वैसे ही छठा भाव रोग, दुख और शत्रु का, सातवां पत्नी का, पार्टनरशिप का, पार्टनर का, यात्रा का, व्यापार का इत्यादि का। आठवां भाव जो है वो आकस्मिक भाव कहा गया है, श्मशान भाव कहा गया है या ये समाधि का भाव कहा गया है, अपमान, आयु, मृत्यु इत्यादि का भाव कहा गया है। नौवां भाव जो है वो भाग्योदय का है और आपके जितने भी धार्मिक चीजें हैं उनका है। 10वां भाव कर्म का भाव कहा गया है, व्यापार का भाव कहा गया है, यश का, नौकरी का कहा गया है। और 11 भाव आपके जो इच्छाएं हैं, इच्छा पूर्ति का भाव अगर मैं कहूँ या लाभ का भाव कहा गया है। वैसे ही 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव कहा गया है, शैया सुख का कहा गया है, विदेश का कहा गया है, जेल का कहा गया है और व्यय का कहा गया है। ये बहुत मतलब ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया, तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए। आगे जितने भी नई चीजें हमें सीखने को मिलेंगी या मुझे कहना होगा, मैं आगे के वीडियोस में कह दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना ध्यान रखिए। और देखिए आपके स्क्रीन पर जो लगन फ्लैश हो रहा है उसमें पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, इसे धर्म त्रिकोण का भाव कहा गया है, क्योंकि जीवन में चतुर्वर्ग जो है धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष, इनको बहुत पहले से ही प्राधान्यता दी जा रही है, उसमें से भी धर्म को और मोक्ष को सबसे ज्यादा। तो पहला भाव जो है, 5वां भाव जो है, 9वां भाव जो है, इसे धर्म त्रिकोण कहा गया है। दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इसे अर्थ त्रिकोण कहा गया है। तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव, इसे काम त्रिकोण कहा गया है। और चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसे मोक्ष त्रिकोण कहा गया है। इसे इतने मतलब त्रिकोणों में क्यों कहा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हम कभी एक दिन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, लेकिन आज ये विषय बहुत लंबा हो जाएगा अगर यहाँ हम डिस्कस करेंगे, तो इसे और कभी डिस्कस करेंगे। तो आप अपने 12 भाव से जुड़े इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। एस्ट्रोलॉजी में जो टाइम का मापदंड यूज होता है पंचांग को या समय को निकालने के लिए, आगे हम वही देखेंगे और आप इसे बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब भी आप पंचांग निकालेंगे या ज्योतिष के आगे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें ये सब बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप ये अच्छी तरीके से समझ पाए तो आपको अपने कार्यों के लिए टाइम या पंचांग जब निकालेंगे तो इसके लिए किसी ज्योतिषी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 3 लव का एक निमेष होता है, वैसे ही 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा की एक लघु और 15 लघु का एक घड़ी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्त का एक दिन होता है, यानी कि दिन में 30 मुहूर्त आते हैं। और वैसे ही 7 दिन का एक सप्ताह, ये जो है ये टाइम का मापदंड है। और आप एक चीज नोट कर लीजिए कि जो एक मुहूर्त होता है वो 48 मिनट का होता है। अगर एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है तो यानी कि 2 घड़ी 24 + 24, एक घड़ी जो है वो लगभग 24 मिनट का होता है। वैसे ही 2 घड़ी 48 यानी एक मुहूर्त, 24 मिनट को अगर हम डिवाइड करेंगे 15 से, हमें एक लघु मिलेगा। तो आप सोच सकते हैं कि क्षण कितना सूक्ष्म है। मैं वही आपको कह रहा कि क्षण जो हम कह देते हैं कि मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगा, वो कितना सूक्ष्म है आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपकी जानकारी के लिए कही, लेकिन फिर भी आपको ये कहना ही था कि एक मुहूर्त जो होता वो 48 मिनट का होता और जो घड़ी है एक घड़ी वो 24 मतलब मिनट का होता। आप इससे सारा टाइम निकाल लेंगे। आप ये चीज भी ध्यान रखिए कि 60 विकला का एक कला होता और 60 कला के 1 डिग्री होते यानी कि 1 अंश, और 30 अंश यानी कि 30 डिग्री का एक राशि होता और 12 राशि है जो यानी कि 360 डिग्री का एक भचक्र होता। अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूँ कि अगर आपका
लगन कर्क है और आपके लगन में गुरु 4 डिग्री में विराजित है, तो जब घूम के क्लॉकवाइज गुरु सारे राशियों से गोचर करते करते लगन में फिर से 4 डिग्री में पहुंचेंगे तो एक भचक्र पूरा होगा। ये मैंने आपको बस समझाने के लिए कहे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके ज्ञान के वृद्धि में ये सहायक होगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सद्गुरुदेव, जय हिंद।